Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is the subject of Pakistan Studies class 12 syllabus for the first term, week 4, and online lecture number 7. The topic of the lecture 7 are roundtable conferences 1930, 31, 32, Government of India Act 1935, Election 1937, Congress Ministries 1937 to 39. This student, you see the map of British India before partition. The brown color represent the princely state, which were more than 580. The different color represents the British provinces. There were 11 British provinces and 6 chief commissioner provinces, where the Balochistan was the chief commissioner provinces, not a fully province. So this is the map of British India. So we discuss only the British provinces, 11 British provinces and 6 chief commissioner provinces. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930, 31 एंड 32. डियर स्टूडेंट, ये एक महंगी कॉन्फ्रेंस थी. ब्रिटिशर्स जो है वो अपना डेमोक्रेटिक मॉडल लेकर आए हुए थे और वो चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साउथ एशिया के अंदर अपना जो डेमोक्रेटिक मॉडल है उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्फोर्स कर दें. अब चूँकि एक लंबा अरसा गुजर चुका था और वही समझते थे कि अब कंप्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा सकता है, तो इसके लिए उन्होंने चाहा कि जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स, उनके ख़यालात जाने ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आसानी हो. लिहाजा ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 3 साल जारी रही और इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को लंदन जाना पड़ता था. तो जो सियासी पार्टियां थीं तो उनके लीडरान कराम जो है या तो अपने ज़ाती ख़र्चे पर या फिर पार्टी फ़ंड पे लंदन जाते. वहाँ की रिहाइश भी बहुत महंगी है, आने जाने का टिकट भी है, तो ये सारा कुछ है. और फिर मुसलसल 3 साल आना जाना करना, तो हफ्तों ये कॉन्फ्रेंस चलती थी. तो बहुत कॉस्टली कॉन्फ्रेंस है ये. तो इस कॉन्फ्रेंस का जो है बेसिक इशू ये था कि पॉलिसी मेकर्स ने, इंडियन लीडर्स हैं, उनके ख़यालात को खुद सुना. पॉलिसी मेकर्स का ये इशू था कि वो साउथ एशिया नहीं आ सकते थे. एक तो लंबा सफ़र है, फिर यहाँ की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है. जो इंग्लैंड है वो एक ठंडा मुल्क है और साउथ एशिया में गर्मी बहुत पड़ती है. तो इस सारी सिचुएशन में बेहतर ये समझा गया कि ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स जो है ना, इनको बराह रास्त लंदन में सुने, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई है. अब आ जाते हैं कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू डोमिनेंट मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही है. दोनों की व्यूज़ में इसी तरफ फ़र्क था. फेडरेशन ज़्यादा इशू था. तो जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि प्रोविंसेस ऑटोनमस हों, ज़्यादा जो महकमे और डिपार्टमेंट हैं प्रोविंसेस के पास हों और सेंटर के पास बहुत थोड़े महकमे हों जो ज़रूरी हैं. और जबकि इसके मुकाबले में जो कांग्रेस है वो चाहती थी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबसे ज़्यादा जो है ना महकमे डिपार्टमेंट वो सेंटर के पास हो और सेंटर के पास पावर हो, कोई प्रोविंसेस को जिस तरह मर्ज़ी चलाए. तो ये एक डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी थी कांग्रेस की, जबकि मुस्लिम लीग जो है वो इसके मुकाबले में माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी. तो माइनॉरिटीज़ का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है, ये माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी. तो ये मेजर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जो है ये कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर तो नाकाम सी नज़र आती है. लेकिन इसका फ़ायदा ये कि ब्रिटिशर्स ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप हैं उनकी डिबेट्स को सुना और उन्होंने अपने लिए काम की बातें निकालनी ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बना सकें. तो फाइनल शेप जो दिया गया वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डिस्कशन पे ही है. तो अब जायज़ा लेते हैं. फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930.
In the first session, a number of prominent Muslims like M.A. Jinnah, Mr. Shafi, Maulana Muhammad Ali Johar, Zafrullah Khan participated from Muslim side. The main emphasis were federalism, self-government, safeguard for minorities, separate electorate, secure Muslim majorities in Punjab and Bengal. The second roundtable conference of 1931, Maulana Muhammad Ali Johar had died after the first conference, and then Allama Iqbal was represented. So Allama Iqbal, Jinnah and others participated in the second conference. Mr. Gandhi represented the Congress. The key issue of the session were फेडरेशन एंड माइनॉरिटी. हम आ जाती है वो एक्चुअल जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड इससे पहले से मुसलमानों को मिला हुआ था, लेकिन कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों के साथ साथ शूद्रा लीडर, शूदर जो है ये हिंदुओं की सबसे लोवेस्ट कास्ट है. हिंदू इनके साथ खाना पीना, बातचीत करना, अपने साथ चलना फिरना पसंद नहीं करते, नफ़रत करते हैं इनसे, मलीज नापाक कहते हैं. जबकि मिस्टर मोहन चंद करमदास गांधी जो है वो शूद्रों को बहकाने के लिए इनको हरिजन या सन्स ऑफ गॉड का दर्जा देते थे, जबकि आम हिंदू इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे. बहरहाल ये तो एक कंट्रोवर्सी है. तो दूसरा इशू ये था कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उसको मैनेज किया जाए. सो प्राइम मिनिस्टर Ramsay MacDonald announced the Communal Award, separate electorate for all the minorities of India, weightage to minorities, no Muslim majority in Punjab and Bengal, 1/3 representation for Muslims in central legislature, 1/4 representation for Muslims in services, Sindh to be made a province. तो सिंध को बम्बई के तहत रखा गया था और ये एक हिंदू मेजॉरिटी सूबा था बम्बई. तो मुसलमानों के एक मुसलमान मेजॉरिटी सूबे को सिंध के मातहत इसलिए रखा गया था कि मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं और हिंदुओं के आगे रोएं गिड़गिड़ाएँ और एक अपने छोटे से काम के लिए बम्बई का सफ़र करें. बहरहाल सिंध के मुसलमान बड़ी तकलीफ़ में थे क्योंकि उनको लंबा समुद्री सफ़र करके बम्बई जाना पड़ता था. बहरहाल कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स में मुतालबा किया था कि सिंध मस्ट बी सेपरेटेड फ्राम बम्बई. तो उसका फ़ैसला यहाँ पर आ गया और ऐलान कर दिया गया कि सिंध अब अलग प्रोविंस होगा. तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी 90% थी, इसलिए मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था. बाकी रह गया वेटेज टू माइनॉरिटीज़ में ये था कि हर प्रोविंस में 10% जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी. तो उससे का असर पंजाब और बंगाल पर इस तरह पड़ा कि पंजाब बंगाल में जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है क्लोज थी. मुसलमान 59% से 55% के दरमियान थे. तो अब यहाँ पे 10% जो है उन्होंने माइनॉरिटीज़ वेटेज का कानून लगाया. तो मुसलमान 55% से 45% और 59% से 49% हो गए, यानी अक्सरियत खो बैठे और अब वो इलाकाई पार्टी या दूसरे नॉन मुस्लिम पार्टीज़ के साथ कोalition करने पे मजबूर कर दिए गए. मुसलमानों के लिए जो मरकज़ी असम्बली में 1/3 सीट रखी गई थी वो तो बात ठीक है. और उसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में मुसलमानों का सिर्फ 2% शेयर दिया जाता था, हालांकि आबादी का 30% थे. लेकिन यहाँ पे 1/4 कहा गया कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी गवर्नमेंट सर्विसेज में. Pune, September 1932. The Congress expressed a strong reaction against the right of separate electorate to the Indian minorities, especially the low caste Hindus Shudra, whom Gandhi named Harijan, sons of God. Gandhi was the first unto death on the right of the sons of God. An agreement which low caste Shudra leader Dr. Ambedkar to surrender the separate electorate right was concluded to save the Gandhi's life. अब यहाँ पे ये चीज़ देखने के समझने की ज़रूरत है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने शूद्रों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था. अच्छा भला उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिल रहा था और इस राइट के तहत जो हिंदू अपर कास्ट थी वो माइनॉरिटी में चली गई, यानी 25% हिंदू रह गए क्योंकि शूदर ज़्यादा थे. शूद्रों को हिंदू अपने साथ ना खाना खाने देते, ना बैठने देते, ना बातचीत करने देते, ना तालीम हासिल करने देते. तो
तो ये सारी जो सूरत हाल थी उसमें तो ज़्यादा शूदर मुसलमानों के ज़्यादा करीब आते थे, क्योंकि अगर कहीं खाना खाने जाते थे तो मुसलमान के बर्तन में शूदर को खाना दिया जाता था, हिंदुओं का अलग बर्तन होता था, उसमें शूदर नहीं खा सकते थे। तो इस तरह अच्छा भला इन्हें मौका मिल रहा था कि ये भी जो है वो अपने लिए अलग सेपरेट हकूक़ हासिल कर सके। लेकिन बहरहाल गांधी जी ने जो है वो भूख हड़ताल कर दी और गांधी की जान बचाने के लिए शूद्रों के लीडर अम्बेडकर को पहुंचाया गया पूना। ये महाराष्ट्र बम्बई की रियासत जो है, इसमें एक पुराना कैपिटल है महाराष्ट्र का, पूना कहलाता है। तो वहाँ पे गांधी जी रहते थे, तो वहाँ पे ले जाके पूना पर ज़बरदस्ती करवाया गया अम्बेडकर से, प्रेशराइज करके। और अम्बेडकर ने फिर राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट शूद्रों का वो आला ज़ात के हिंदुओं के हक में सरेंडर कर दिया। इस तरह शूद्र आज भी भारत के अंदर गुलाम है, फुटपाथ पे सोते हैं, बेचारों के पास सोने के लिए मकान भी नहीं है। तो देखें, लीडरशिप होती है। कादिज़म ने आपको पार लगा दिया और एक अम्बेडकर था, उसने आपको शूद्रों को गधा बना के चला गया। तो अब देखें ये लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, it was the most important and the most comprehensive legislation introduced by the British government in India. It was gradually formulated starting with the Simon Commission 1927, Round Table Conferences, Communal Award, White Paper 1933। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रिटिश जो है 35 का एक्ट बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया की, उस सारे को मद्देनज़र रख के फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 बनाया। द सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1935, फेडरेशन वाज कंप्राइज विद ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन 11 provinces and 6 chief commissioner provinces of British India. And princely state mean more than 580 big and small princely state. फेडरल सिस्टम विद अ सेंटर, तो कहा गया जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह फेडरल सिस्टम होगा जिसमें प्रोविंसेस ऑटोनमस होंगे। तो ये बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों के हवाले से। गवर्नर प्रोविंसेस 11 एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 6। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर गिवन विद अ पावरफुल सेंटर। तो इनमें फर्स्ट लिस्ट है फेडरल लिस्ट, इसमें फेडरल कानून साजी करेगा। फेडरल के पास थोड़े से महकमे रखे गए हैं, डिफेंस, पोस्टल सर्विसेज, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन। ये दिफा है, खारजा पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, और पोस्टल और कम्युनिकेशन वगैरह जैसे डाक, तार, रेल, सड़कों वगैरह का निज़ाम। तो ये उन्होंने फेडरल के पास रखा है। तो बाकी सारे उन्होंने प्रोविंसेस को दे दिए। प्रोविंशियल लिस्ट इंक्लूड एजुकेशन, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विसेज, फिशरीज एंड फॉरेस्ट। ये सारे जो लोग महकमे हैं ये प्रोविंसेस को दे दिए गए ताकि वो अपनी मर्जी मुल्क में तरक्की, अपने सूबे की तरक्की का सोच सकें। कंकरेंट लिस्ट, सेंटर और प्रोविंस दोनों की लॉ के लिए कानून साजी के लिए कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। तो इसका फ़ायदा ये था कि अगर सेंटर ये समझे कि ये कानून जो है कुछ मुनासिब नहीं है तो वो फिर इस पर मुदाखलत कर सकता था। Concurrent lists include criminal laws, civil marriages, divorce registrations, bankruptcy, factories and succession। तो ये आप प्रोविंस मैप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन शेडेड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड कलर हिंदू मेजॉरिटी एरिया को भी रिप्रेजेंट। 2 हाउसेज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट, इसी तरीके से वहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट हमारे सेनेट की तरह का अदारा था। comprised 260 members, out of which 156 were from British provinces and 104 from Indian princely states. Federal Assembly यानी मेन असेंबली यही है। was lower house consist of 375 members, out of which 250 represented British provinces and 125 from Indian states. They were elected by the provincial legislature on the principle of separate electorate।
तो सेंट्रल असेंबली के बराह रास्त इलेक्शन नहीं होते थे, बल्कि प्रोविंशियल जो असेंबली है वही सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करती थी। इलेक्शन 1936-37 ब्रिटिश जो है वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाने जा रहे थे साउथ एशिया के अंदर, ही जनरल इलेक्शन थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एक्टेड अपॉन। इन्हें कहा जी कि मरकजी असम्बली कायम नहीं होगी, ना काउंसिल ऑफ स्टेट, बल्कि शुरू में प्रोविंशियल असम्बलीज बना के तजर्बा करके देखा जाएगा। एक्टिंग ऑन द प्रोविंशियल पार्ट, elections in the provinces were announced, which were held in the winter of 1936-37. The result of these elections were announced in March 1937. The 1936-37 election was held on the basis of separate electorate. According to the election result, Muslim League took only 108 seats out of 492 reserved Muslim seats. तो यहाँ पर जो मुसलमानों की जो रिज़र्व सीट थी वो 500 के करीब है, और उसमें मुस्लिम लीग सिर्फ 100 सीटें ले सकी। तो ये बड़ा डिफरेंस है, बहुत मार्जिन है कि आप देख सकती हैं कि 100% का मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का दावा रखने वाली जमात के साथ यहाँ क्या सलूक हुआ है। बहरहाल चूँकि आम मुसलमान जो अभी गांधी जी से मुतासर था और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमान उलझे हुए थे, तो इसलिए ये सब कुछ देखने में मिला। Collectively, Muslim League succeeded partially in only 3 provinces. For example, Punjab, Sindh and Bengal, where combined Muslim League ministries were formed. चूँकि मुसलमानों के पास सिर्फ एक सिंध ही सूबा था जिसमें मुकम्मल मेजॉरिटी थी, तो बाकी तो वेटेज का कानून लगने के बाद 55% से 45% हो गया था। तो यहाँ मुसलमानों को मजबूर हो गए थे कि वो बंगाल और पंजाब में हमेशा कोalition गवर्नमेंट ही बनाए, जबकि कांग्रेस जो है वो उसने तकरीबन 8 प्रोविंसेस में कामयाबी से गवर्नमेंट बना ली। Where the Congress succeeded in 5 provinces completely and 3 provinces partially, where it complete and combined ministries were formed. Where the Congress ministries started torturing on the in this provinces. तो अब कांग्रेस की इतनी बड़ी कामयाबी थी, दिमाग वक्त से पहले ख़राब हो गया और मुसलमानों पर टार्चर शुरू कर दिए। तो अब देखते हैं टार्चर में कौन कौन से हैं। टार्चर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 19। तो इसमें सबसे पहले है कंपलसरी सल्यूट टू द कांग्रेस फ्लैग। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके फ्लैग को लाजमी सल्यूट करना तो कुछ मुनासिब नहीं था, वर्कर करें तो अलग बात है। द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस consisted of 3 colors, which was identity of the Congress. After the formation of the Congress ministries, the Congress government ordered to raise the flag on the educational institute and government buildings, which came under the provinces and judiciary. In addition to that, it was made compulsory for all the persons coming in those offices to salute the flag. Anthem. A song of Bande Mataram was actually a novel in Bengali language. Muslims and Hindus were rebucked in it. Congress government decided it as the national anthem and Muslims were badly hurt through that. तो ये एक बंगाली हिंदू था और इसका नाम बंकम चंद्र चिपड़ था, और ये जो बंगाली हिंदू था इसने एक नावल लिखा था, और इस नावल के अंदर हिंदुओं को कहा गया था कि मुसलमानों के माथे तो आपने 1000 साल गुलामी की ज़िंदगी गुजारी, तो अब उठ खड़े हों, राम राज कायम करें और मुसलमानों से बदला लें। तो इस तरह ये मुसलमानों के लिए दिल आज़ारी वाला था, लेकिन बहरहाल अब वहाँ पर ज़बरदस्ती मुसलमानों को मजबूर किया जाता, ख़ास तौर पे तालीमी इदारों और सरकारी ऑफिस और पब्लिक गैदरिंग में, और जो मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता कि वो सारा कुछ वो करें और पढ़ें। मूर्ति पूजा। कांग्रेस हैंग द picture of their leader Gandhi in all the government and the education institute. It was made the compulsory for every person who went to these offices of the education institute for personal work
टू सल्यूट द पिक्चर ऑफ गांधी, तो ये ज़रूरी था कि गांधी के पिक्चर को, पोर्ट्रेट को सल्यूट करें। इसके अलावा बंदे मातरम के अख्ताम पर अब गांधी जी के बुत रखवाए गए थे, पिक्चर रखवाई गई थी, उसके आगे सजदा करें या झुकें। तो अब ये चीज़ मुसलमानों के लिए दिल आज़ारी का बायस थी, क्योंकि इस तरह उन्हें मूर्ति पूजा पर मजबूर किया जा रहा था। तो अब आ जाते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की कोशिश थी कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं उनको किसी तरीके से मंदिर ले जाया जाए या उनको सिलेबस ऐसा पढ़ाया जाए जिसमें वो मुसलमान ना रहें बल्कि एक अच्छे हिंदू बन के बाहर निकलें। तो पूजा पाठ वगैरह सिखाई जाए ताकि उनको बाद में पूजा पाठ में प्रॉब्लम ना हो। राइट आफ्टर कमिंग इनटू पावर द कांग्रेस सर्टेन steps to color the Indian civilization and nationalism into their own. Muslims were badly affected. These educational policies are as under Warda educational scheme. The Congress started the Warda educational scheme and made education compulsory for all the children between the age of 7 to 14 years. Such syllabus was introduced which would neither allow the awareness of the Islamic nationality to develop in Muslim students, nor they could know about their heroes and religious scholars. तो वो हिंदुओं के उसको किसी तरह हिंदू ज़हनी तौर पे बना लिया जाए। शुद्धी संगठन मूवमेंट एंड हिंदू मुस्लिम राइट्स, तो अब यहाँ पर एक और काम शुरू कर दिया गया था। आमतौर पे जो आर्य समाज है या आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह, इनका ये काम था कि मुसलमानों को किसी तरीके से या तो हिंदू बना लिया जाए, शूदर बना दिया जाए या उनको भागने पे मजबूर कर दिया जाए। तो इसके लिए मूवमेंट्स है। शुद्धि जो है मुसलमानों को ज़बरदस्ती शुद्ध करके हिंदू बनाने का तरीका है। इसमें मिट्टी के बने हुए प्लेटफॉर्म पर एक प्याला पीने को पेश किया जाता है जिसमें गाय का दूध और गाय का गोबर वगैरह मिला के गोबर शेक बनाया जाता है। जो मुसलमान ये गोबर शेक पी लेता है तो कहते हैं ये हिंदू मज़हब में दाखिल हो गया और इसे शुद्ध करके शूदर बना लिया गया, इसलिए इसको शुद्धि कहते थे। जहाँ मुसलमान आबादी में कम थे और दूर दराज इलाके में, वहाँ ये शुद्धि की तहरीक बड़े ज़ोर शोर से चलाई गई। संगठन मूवमेंट जो है और हिंदू मुस्लिम राइट्स, तो संगठन मूवमेंट के तहत मुसलमानों को मारा पीटा जाता, खौफजदा किया जाता और हिंदुओं के गुंडे तैयार किए जाते, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद के बहाने मुसलमानों की मालों को, जानों को जो है ना वो नुकसान पहुंचाया जाता, माल लूट लिया जाता, मुसलमानों को जो है वो शहीद कर दिया जाता, उनकी औरतें बच्चों को उठा कर ले जाते ये। और इसके साथ में मुसलमानों की जायदाद पे, हवेली पे, कारोबार पे, कारखाने पे कब्ज़ा हो जाता। तो ये हिंदुओं के हथकंडे थे। Hindu-Muslim rights were usual during the Congress rule. Organized attempts were made on the honor, property and lives of the Muslims. The Hindus were free to assault the innocent Muslims and their will in any area. The Muslim houses and property were set on fire and their women and children abducted. Muslim massacred and plundering of their localities were the scene of every. Instruction in judiciary and administration. The pressure on judiciary administration. The leaders of the Congress ministries form 8 provinces of the subcontinent, ordered the judiciary and administration that they should respect the feelings of the Congress leaders in any case. The officers in administration and judiciary became helpless because of this advice of the Congress. The Congress leaders started influencing their decisions. तो अब इसमें जो है वो कांग्रेस जो है उसने जुडिशरी को मजबूर कर दिया और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस को मजबूर कर दिया कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है कोई फ़ैसला ना दिया जाए, हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है वो कोई FIR दर्ज ना की जाए। बहुत ज़रूरी हुआ तो हिंदू की जगह किसी मुसलमान को जेल में बंद कर दिया जाए, उसे सज़ा दे दी जाए, लेकिन हिंदू को सज़ा ना दी जाए। अगर एक मुसलमान जो है वो मुकदमा लेकर आए हक़ पर भी और गवाहियाँ और सबूत सारे मुसलमान के हक़ पे जाए, फिर भी फ़ैसला मुसलमान के ख़िलाफ़ किया जाए। अब एक मुसलमान के घर एक हिंदू चोरी करता है
तो जब वो थाने जाएगा तो थानेदार जो है वो बजाय हिंदू पर मुकदमा दर्ज करने के वो मुसलमान को उसके अपने घर ही चोरी करने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेगा। तो इस तरह की जो कहानियाँ थी वो आम हो गई थी। तो ये रवैया कांग्रेस का। बैन ऑन स्लॉटरिंग ऑफ काउ। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वंस अगेन revived the Go Raksha Sabha organization formed in 1883 and particularly banned the slaughter of cow. Whenever the Muslims slaughtered a cow, the workers of the Go Raksha Sabha attacked and killed the Muslims. तो मुसलमान जो है आमतौर पे ईद कुर्बान पे गाय ज़बा करते हैं, तो इस पर पाबंदी थी। और जो है अगर कहीं शक भी जाता मुसलमान ने कहीं गाय ज़बा की है तो मुसलमानों के ऊपर हमला हो जाता और उनके जायदाद को आग लगा दी जाती है और उन बेचारों को शहीद कर दिया जाता। तो ये बड़ा जुल्म था मुसलमानों के ऊपर। इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों का माशी इस्तेहसाल। वाइल एक्सप्लॉटिंग मुस्लिम इकोनॉमिकली, कांग्रेस नॉट ओनली कन्फिस्केटेड देयर प्रीशियस estates, gardens, transferable and non-transferable properties, but also it imposed heavy taxes on them and made it difficult for the Muslims. The doors of the technical and professional education were closed for the Muslims, while firing the Muslim employees from the government departments. The doors of the new employment were also closed on them. The Congress rule. World War II was started in 1939. Congress demanded the British government to announce the freedom of India as soon as possible at the start of the World War II in September 1939. It also demanded that the Congress should be given the status of the only representative party and rule should be given to it. The British government rejected this demand of the Congress. On that, the Congress ministries put their resignation in November 1939. तो कांग्रेस ने वर्ल्ड वार 2 का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों पर प्रेशर डाला कि अगर आप हमसे ताउन और मदद चाहते हैं तो जल्द अज जल्द जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे दें, मरकज़ी हुकूमत हमारे हवाले कर दें। कांग्रेस का ये मुतालबा था। और जब अंग्रेज़ नहीं माने तो उनको प्रेशराइज करने के लिए भी जो है वो आप कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन कर दिया। Day of Deliverance. The Quaid-e-Azam appealed to the Indian Muslims on the resignation of the Congress ministries to observe the day of December 22, 1939 as the Day of Deliverance from the atrocities of the Congress ministries. Muslims appreciated it so much that the day of 22nd December 1939 became a very important day in the history of India. All the Muslims in India offered thanksgiving prayers. तो 2 साल कांग्रेसी जालमाना हुकूमत के खात्मे पे मुसलमानों ने सजदा शुक्र अदा किया और कायद-ए-आज़म ने इसे यौम निजात दिया। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपकी मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।